बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 16 नवंबर 2021 के 2 सेशन मैंने ऑलरेडी आप सभी को करा दिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने इसकी मॉर्निंग और जो नून शिफ्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले इवनिंग शिफ्ट में कि आपकी इवनिंग शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से पूछा गया था। यहाँ पर हम टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब आपके क्वेश्चन टोटल 20 पूछे जाएंगे। तो ज़्यादातर हमने एक चीज़ एनालाइज करी, आपको एक चीज़ समझ में आई कि ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर से बहुत कुछ पूछा गया था। तो आप लोग अभी जब जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के सेक्शन के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो याद रखना है, करंट अफेयर सेक्शन को ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग बनाओ और कम से कम लास्ट के 6 नहीं तो 8 मंथ के करंट अफेयर से अवेयर आप सभी को होना है। और मैक्सिमम आपको कौन कौन से सेक्शंस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वो आपको ऑलरेडी पता चल गए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर सीरीज़ में अभी तक नहीं जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ये वीडियोस आपको मॉर्निंग पे 7 AM पे हमेशा देखने को मिलेगी। लाइव देखो चाहे ऑफलाइन देखो, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक बने रहना। और हर एक चीज़ आपको क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएगी कि कैसे और क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से एग्ज़ाम में एसएससी में आपको कितने डीपली तक पढ़ना है, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछे गए थे। ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, जिसमें आप सभी देख सकते हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCW का गठन किसके तहत किया गया था। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बेस्ड CPCW वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, आपके ऑप्शंस हैं, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो आपका 1981 में आया था, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो आपका 1974 में आया था, या फिर नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट जो आपका 1995 में आया था, या फिर नेशनल इन्वायरमेंटल एप्लीकेट अथॉरिटी एक्ट यानी कि 1997। तो मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक आपको मेरे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और एक आपका एक टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट की तरह भी हो जाएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, तो ज़्यादातर क्विज करना भी आपको होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 25 में से आपने कितना स्कोर किया है। क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत हुआ था, तो ये हुआ था आपके जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप में से जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि आपका प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 के तहत सितंबर में, ठीक है, मंथ भी अगर आपको याद रखना है तो सितंबर में आपके 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वैधानिक संगठन का आपका यहाँ गठन किया गया था। इसके अलावा अगर आप बात करोगे CPCW को आपको वायु रोकथाम और नियंत्रण के तहत, किसके तहत, अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत आप इसको क्या देखोगे, एक पावर है, इसके फंक्शंस भी आप देखोगे। इसके अलावा CPCW को वायु के तहत शक्तियाँ और उसके कार्य भी सौंपे गए थे। एक तो आपका वाटर का मैंने आपको बताया ही, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें आपके एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, याद रखना अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये इंटरेस्टेड विद पावर एंड फंक्शंस यानी कि शक्तियों के तहत और कार्य को सौंपा गया था, तब कौन सा करेक्ट आंसर होता है, तब आपका राइट आंसर होता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो कि 81 में आया था। आपके ऑप्शंस में इसको भी दिया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती थी एयर या वाटर में, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बस
प्रॉब्लम आती है वर्ड्स पे, कॉन्स्टिट्यूटेड पूछा था तो याद रखना वाटर का है, इंटरेस्टेड पूछता पावर और फंक्शंस तो याद रखना तब आपका एयर एक्ट था जो 1981 में आया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप सभी से पूछा है, इनमें से किस वर्ष बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल? ठीक है, आपकी जो पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल है ये स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे में। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको बताना है कौन से साल में, 1845, 1867, 1876 या फिर 1854। ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल यानी कि आपकी पहली जो सूती कपड़ा का मिल जो स्थापित हुआ था आपके बॉम्बे में। बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कौन से साल में कौन से ईयर में, तो वो है आपका 1854 यानी कि सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों ने जितने भी डी मैक्सिमम ने डी ही बताया होगा नो डाउट, तो आप सभी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल स्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था ये देख सकते हो, 7 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई ऑफ 1854। या फिर तेरेडियो एक आपकी जो जगह है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बॉम्बे की स्पिनिंग और वीविंग बॉम्बे कंपनी आपके भारत में स्थापित होने वाली पहली कपास मिल थी, जो कि 7 जुलाई को 1854 को तारदेव में कोवाजी नानाभार्य राव 1815 टू 73 द्वारा स्थापित की गई थी। अगर आप इन फ्यूचर आपसे ये पूछ लिया जाए किसके द्वारा इसको स्टैब्लिश या स्थापित किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे इतना डीपली पूछेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप सभी से पूछा है, इनमें से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स फीचर्ड इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 221? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आपका SBI, नेक्स्ट है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सभी आप लोग देख सकते हो, करंट अफेयर आपकी इकोनॉमी का सेक्शन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे आपके इसमें से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2021 में इसके फीचर में शामिल हुआ था, तो वो था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा था अक्टूबर में 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP में कितने % या कितने प्रतिशत की कमी की उम्मीद की थी? इन अक्टूबर 2020 वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्टेड इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच % इन द फिजिकल ईयर 2020 टू 2021? कितने प्रतिशत कितनी की कमियों की उम्मीद करी थी? आपके ऑप्शंस हैं 9.5% की, 9.8, 3.9 या फिर 9.6। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने यहाँ पर इंडिया की जो GDP थी इन्हें कितने एक्सपेक्टेड थी, कितनी उम्मीद थी कि कितने % यहाँ पर इनकी ये कमी हो सकती है। तो बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कितने % की फिस्कल ईयर 2020 से 21 की इन लोगों ने एक्सपेक्टेड किया था कि यहाँ पे GDP डाउन होगी, वो थी आपकी 9.6% की। कितने? 9.6% की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी गई थी। इसीलिए फोर्थ का क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। विश्व बैंक ने 2020 से 21 में भारत की GDP में 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया था, जो कि जून में 3.2% शकुंचन के पूर्व अनुमान से अधिक है। कितना ज़्यादा है यहाँ पर आगे था आपके 3.2% ज़्यादा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन पूछा है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से इनमें से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी इज स्पेशली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसमें तो आपको ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो आप सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी का जो आपका फेस्टिवल है, जो आपका त्यौहार है, अच्छे खासे तरीके से इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है वो आपके महाराष्ट्र में किया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने ये रहा, इसमें पूछा गया आप सभी से इनमें से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास साइंस का यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सी बातें या स्टेटमेंट सही है। पहला है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, या फिर दूसरा है एसिड चेंज द कलर ऑफ रेड लिथमस टू ब्लू, एसिड आर सॉल्टी इन टेस्ट, या फिर बेसिस चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिथमस टू रेड। यानी कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, या फिर अम्ल लाल लिथमस के रंग को नीला कर देते हैं, या फिर अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, या फिर क्षार नीले लिथमस पत्र के रंग को लाल कर देता है। तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जितने भी यहाँ साइंस वाले स्ट्रीम के हैं तो इजीली से आप बता सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। आपका जो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये बात यहाँ पर सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 6th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा गया है तजला गुफाएं आपके कौन से राज्य में स्थित है। तजला केव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका जो तजला केव्स है या तजला गुफाएं हैं ये कौन से राज्य में स्थित है। तो याद रखना ये आपके गुजरात में स्थित है। तो 7th का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो ये है आपकी गुफा तजला केव। ये आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लोग देख सकते हो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, भावनगर जिले में है ये, जो कि गुजरात में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चट्टानों को काटकर सुनसान संकाकर चट्टानों को में उकेरा गया था। ठीक, और आप यहाँ देख सकते हो उसमें कम से कम 30 गुफाएं शामिल हैं, जिसमें से लगभग 15 पानी की टंकियाँ हैं इसमें, जो कि आप देख सकते हो। ये है आपकी गुफा, जो कि मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है, आप लोग बाकी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया अंबोर पहाड़ियाँ इनमें से किस राज्य में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंबोर हिल्स लोकेटेड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम में या फिर सिक्किम में। अंबोर पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना अंबोर पहाड़ी जो है, अंबोर हिल्स जो है वो आपके कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंबोर हिल्स चीन के साथ की सीमा के पास भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है डेट से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती है कि हम कौन से डेट को कौन सी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, आपको पूछा गया है 11 जुलाई को हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, या फिर विश्व जनसंख्या दिवस, या फिर वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 11 जुलाई को सेलिब्रेट आप कौन से डे से करते हो। तो याद रखना 11 जुलाई आप सबको पता, देखो पहली बात करते हैं एनवायरनमेंट डे की, तो ये तो सबको पता होता है कि आपकी 5 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बात की गई है आपकी 11 जुलाई को आप कौन से डे को सेलिब्रेट करते हो, तो वो है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि आपके 9th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या क्या करते हो आप 11 जुलाई को आप वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। सभी को अच्छी तरीके से पता है कब सेलिब्रेट होता है, 22 मार्च को। जल्दी से कमेंट करके बताओ वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है। जल्दी से, मेरे बताने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कब होता है। तो याद रखना 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया। सारे डे याद कर लेना, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये रही नेक्स्ट स्लाइड, आप सभी के सामने देख सकते हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। नो टोबैको डे याद रखना 31 मई को, ये भी पूछा जा सकता है फ्यूचर में। इन्वायरमेंट डे मैंने आपको बता दिया 5 जून को। वर्ल्ड हेल्थ डे मैंने भी आपको बताया 7 अप्रैल को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को रहता है मैम हिंदी में बताया करो,
इंग्लिश में पढ़ते हो। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर आप हिंदी के स्टूडेंट तो इंग्लिश के भी होते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बाइलिंगुअल दोनों चीज़ों को साथ में बोलती भी जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, समझाती मैं आपको हिंदी में प्रॉपरली हूँ। और आप इतने बड़े तो हो ही कि आप चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। तो आप लोग ये जो एक्सक्यूज़ेस देते हैं ये मत, मैं क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको दोनों, क्योंकि अगर आप ये खुद सोचो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर बता दे रही हूँ, विश्व जनसंख्या दिवस आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एम भी पता होना चाहिए, वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसको स्थापित किया गया था, पॉपुलेशन डे को। क्लियर। बात करते हैं आपकी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नो टोबैको डे। मैंने आपको बताया 31 मई, याद रखना, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। इसका वार्षिक उत्सव जनता को स्वास्थ्य के पर और तंबाकू के उपयोग के खतरे के बारे में शिक्षित करना है। आपको पता है कि टोबैको से कितनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू हो सकती है, तो उससे लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है यहाँ पर। पर्यावरण दिवस आपको पता है, इसमें पेड़ लगाने, संरक्षण के प्रयासों, पर्यावरण से संबंधित अन्य गतिविधियों से इस चीज़ों को देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा उपायों का अभ्यास करके पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करना है। स्वास्थ्य दिवस ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या है, आपके स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है, कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को बताने के लिए आप इस दिन बताते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा गया है, महान फुटबॉल दिग्गज आपके डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया था। उन्होंने इनमें से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? आपके दिग्गज जो है कौन से? डिएगो माराडोना, द ग्रेट फुटबॉल लीजेंड है, पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए, जिनकी डेथ हो गई थी नवंबर 2020 में। तो इस साल किसकी डेथ हुई थी फेमस लीजेंड की, वो आपको सारे याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड ही रिप्रेजेंट? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन या फिर अर्जेंटीना। तो जल्दी से कमेंट करके, तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और आउट ऑफ 10 आप सभी ने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर हम बात करेंगे आपकी फुटबॉल लीजेंड डिएगो माराडोना की, तो ये आपके कौन से कंट्रीज से रिप्रेजेंट करते हैं? राइट आंसर है आपका अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या राइट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी स्टूडेंट ने डी बताया बिल्कुल सही है। ये आपके कौन से कंट्रीज से थे? आपके अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1960 में। इनका डेथ यहाँ पर आप देख सकते हो 25 नवंबर 2020 को हुआ था, ठीक है। ये आपके एक फुटबॉल प्लेयर है, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी रीजन की डेथ हुई है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और भी जो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर, आपने 3 क्वेश्चन पेपर हम एनालाइज कर चुके हैं, तो आप देख चुके हो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आउट ऑफ 10 आप सभी का स्कोर कैसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 47 में, 1921, 1919 या फिर 1948 में? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो याद रखना 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मुझसे पर्सनली अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी जो भी डाउट क्वेरी होंगी हम उसको क्लियर करेंगे। बाकी की कोई भी अपडेट के लिए आप इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए, 1921 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका स्टैब्लिश हुआ था 1921 में, और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक था उस समय का, याद होगा तो। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने आपके सभी सामान्य वाणिज्यिक बैंक की गतिविधियों को अंजाम दिया था, और साथ ही साथ 1935 तक आपके भारत के केंद्रीय बैंकिंग संस्थान की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है। चलिए, उतना डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत है, जितना इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं। आगे बढ़ेंगे। दोबारा से अगेन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कार्यक्रमों में स्मृत्युत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा
किया गया था, जिसमें से कौन से में इनमें से एक नहीं है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी visited Bangladesh in March 2021 in connected with the commemoration of three events. Which of the following is not one of them? 3 इवेंट्स हुए थे और उसमें से एक नहीं हुआ था, वो कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन, आपके बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई 50 साल पूरे हो गए थे। दूसरा है बर्थ सेंचुरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी थी उस समय। 10 ईयर्स ऑफ साइनिंग ऑफ इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, भारत और बांग्लादेश भूमि की सीमा का समझौते के लिए 10 साल हो गए थे इस पर हस्ताक्षर के लिए। या 50 साल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना को 50 वर्ष हो गए थे। तो इसमें से कौन सा जो यहाँ पर है वोटिंग नहीं है, कौन सा कनेक्ट नहीं है? जो 3 इवेंट्स हैं लेकिन एक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखना, तो ये आप सभी ने वैसे तो इसके बारे में पढ़ा होगा ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 10 ईयर्स ऑफ साइनिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश लैंडिंग बाउंडिंग एग्रीमेंट, तो लैंड बाउंडिंग एग्रीमेंट जो हुआ था उसको 10 साल हो गए थे, ये इस इवेंट का हिस्सा नहीं था। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से पूछा गया था एक्ट्रेस कंगना रनौत जो है इन्होंने जीता था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 67 नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में कौन सी फिल्म के लिए? अभिनेत्री कंगना रनौत ने आपकी जो फिल्म के लिए यहाँ पर अवार्ड जीता था नेशनल फिल्म अवार्ड, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्हें मिला था। तो कौन सी फिल्म के लिए जीती थी ये आपको बताना है। पंगा, या फिर जजमेंटल है क्या, या फिर आपका मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, या फिर पंगा, या जजमेंटल है क्या, या फिर मणिकर्णिका, या फिर जजमेंटल है क्या, या फिर सिमरन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी फिल्म के लिए ये अवार्ड इन्होंने जीता था और ये जीते थे। तो याद रखना, वैसे आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा, ये चीज़ तो सबने देखी भी होती है। ये अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी किस चीज़ पे जीती थी? आपकी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा, ये मूवी थी जिस पर इन्होंने अवार्ड जीता था। 13 का राइट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करें एक्सप्लेनेशन की, नेक्स्ट स्लाइड पे आप इजीली से देख सकते हो। ठीक है, आपकी कंगना रनौत ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार रजनीकांत को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। क्लियर हो गया? मनोज वाजपेयी और धनुष को हिंदी फिल्म भोसले और तमिल फिल्म के अनुसार असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ तो मैंने आपको कंगना रनौत को बता दिया। अगर आपसे रजनीकांत का पूछ लिया जाता तो ये आपको पता है, इनको 51 दादा साहेब का फाल्के अवार्ड हुआ था, उसको किसने जीता? रजनीकांत ने। मनोज वाजपेयी और धनुष जो है ये आपके बेस्ट एक्टर के लिए हिंदी फिल्म के लिए अवार्ड जीते थे, और यहाँ पर हिंदी फिल्म के लिए, ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इनसे रिलेटेड भी एक चीज़ आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना और करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शुद्ध और पीने योग्य पानी को कौन से किसके रूप में जाना जाता है? वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज हार्ड वाटर होना चाहिए, खारा पानी होना चाहिए, पोर्टेबल पानी होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, डिल्यूटेड वाटर और पतला पानी होना चाहिए, रिवर वाटर या नदी का पानी होना चाहिए। तो आप सभी को पता है शुद्ध और पानी पीने के जो योग्य होता है, यानी वाटर जो प्योरीफाई और फिट होता है ड्रिंकिंग में जो पीना चाहिए, वो आपका पानी पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से पूछा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इनमें से कौन सा पहला मुगल सम्राट बना था? हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट मुगल एम्परर आफ्टर डिफीटिंग द इब्राहिम लोदी? तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, अच्छी खासी आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा, जिसको नॉलेज है। तो डीपली तो पूछा जाता नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। 1526 में आपके इब्राहिम लोदी के बीच में और आपके बाबर के बीच में आपका एक बैटल हुआ था, जिसको आप बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, वो भी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। यहाँ पर आपके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके अपनी खुद की डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी थी। क्लियर हो गया? इस बारे में आप सभी बहुत अच्छे खासे से अवेयर होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाबर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हो। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई करके अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर दिया था।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान जो है आपका यहाँ पर 52nd अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या विधानसभा या किसी राज्य का विधानसभा का सदस्य होने के आधार पर अयोग्य ठहराने से संबंधित है। ठीक, आपका कौन सा शेड्यूल है आपसे पूछा जा रहा है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 deals with the disqualification of a person for being a member of either House of Parliament Act or the Legislative Assembly or Legislative Council of a state on the ground of defection 10th, 6th, 3rd या 5th। आप एक चीज़ याद रखना है, इसी क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है, तो आपको अमेंडमेंट एक्ट भी पता होना चाहिए कौन से शेड्यूल के तहत। तो आपने अगर यहाँ देख लिया तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट याद रखना कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर आपसे शेड्यूल पूछा तो ये आपका करेक्ट आंसर है 10वां आपका यहाँ पर संविधान था, अधिनियम था। अधिनियम याद रखना 52 है, 52 अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने को मिलेगा 1985 में। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया 10वां है। क्लियर हो गया। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी से पूछा जा रहा है, नवंबर 2020 में ट्विटर ने आपके, ठीक है बहुत ध्यान से समझना, ट्विटर ने ट्वीट लॉन्च किए थे जो कि 24 घंटे में गायब हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। इन नवंबर 2020 ट्विटर लॉन्च ट्वीट्स दैट डिसअपियर इन 24 आवर कॉल्ड फ्लिट्स, ब्लीड्स, मीट्स या ग्रीड्स। तो याद आप सभी को अब तो ऑलरेडी अच्छे तरीके से पता होगा कि यहाँ पर जो ट्विटर ने लॉन्च किया था ट्वीट करने का, वो आपके 24 घंटे में गायब हो जाता है, उसे आप क्या कहते हो, फ्लिट कहते हो। ठीक है, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था, ये फीड था नवंबर 2020 में हुआ। यहाँ पर क्या है, आप कुछ भी डालोगे, फोटोज, वीडियो, जो भी रिएक्शन है वो 24 घंटे के अंदर गायब हो जाता है। आज भी आप व्हाट्सअप स्टेटस देखोगे, स्टोरी डालोगे, 24 आवर्स के बाद, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, कहीं भी कुछ भी डालोगे 24 के बाद आपको ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। इसे आप फ्लीट्स कहते हो। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट करके बताना कि ये आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। सब्सक्राइब कर लो, और डेली आपको मॉर्निंग में 7 बजे आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। तो अपडेट लाइव देखोगे और क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होगी। सैयदुल्ला खान अंग्रेज़ों के खिलाफ ये किसका हिस्सा था। सैयदुल्ला खान वॉज अ पार्ट ऑफ द अगेंस्ट द ब्रिटिश, फेयर रिबेलियन, वहाबी मूवमेंट, सन्यासी मूवमेंट, या फिर आपका फर्जी मूवमेंट। तो याद रखना आपके सैयदुल्ला खान अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, किस मूवमेंट में, फराजी मूवमेंट के, यानी कि फराजी आंदोलन। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको अच्छे से इसको समझा भी देती हूँ। सैयदुल्ला खान अंग्रेज़ों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। फराजी आंदोलन आपकी 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी में इस्लामी पुरस्तान अनुवादी आंदोलन थे। ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ठीक, इसकी स्थापना 1818 में, कब ये फाउंड कब हुआ था, 1818 में। इस्लाम के बारे में शरीयतुल्लाह के लिए और फर्द का पालन करने के लिए नई खोज को फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ पर क्या था आपके, इसको इस्लाम के बारे में और फर्द को फैलाने के बारे में तब इस मूवमेंट को चलाया गया था, ये इसका उद्देश्य था। तो ओवरऑल आपको ये सारे के सारे आंदोलन मूवमेंट्स भी पता होने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इनमें से कौन से वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सभी को पता है कि क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या आपके ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर आपके अर्थ पे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही होगी, या फिर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, या फिर आपके एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर उसकी लेवल बढ़ रही थी, या फिर इससे आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, नेचर बैलेंस हो जाएगा। ये सारा कुछ देखने को मिलता है। देखो आप सभी को पता है डिफॉरेस्टेशन करोगे तो इससे क्या होगा, आपके ग्राउंड वाटर का लेवल है ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा डिफॉरेस्टेशन हम तभी कर रहे हो जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तभी कर रहे हो। साथ ही साथ आपके यहाँ पर डिस्टरबेंस हो जाएगी, आपके नेचर में बैलेंस यहाँ पर अजीब हो जाएगा। इसके वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
वातावरण में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सोमालिया में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार ग्रहण किया था? द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया टुक ऑफिस इन सितंबर 2020। आपके ऑप्शन है उमर सरमके, हसन अली खेरे, आब्दी फरासिदोन, मोहम्मद हुसैन रोबत। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ऑप्शन नंबर ABCD 20 का राइट आंसर क्या होगा। अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है, कमेंट करके बताओ जल्दी से आउट ऑफ 20 कितना स्कोर हुआ आप सभी का। तो यस, आप सभी ने करेक्ट बताया, मोहम्मद हुसैन रोबेल इसका राइट आंसर है। तो 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद हुसैन रोबल है जो आपके सोमाली राजनेता 23 सितंबर को 2020 से 25 जून 2022 तक आपके सोमालिया के प्रधानमंत्री रहे थे। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मीर जाफर को कौन से वर्ष में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था? मीर जाफर वॉज रीइंस्टेटेड ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर ऑफ 1764, 67 या फिर आपके 1647, 1674, 1746। इसको डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार में आपने इसको देखा और समझ लिया होगा। 1764 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, क्योंकि इसके बारे में सभी ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है। क्यों? आपका बैटल ऑफ बक्सर ही कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था ये सारी कहानी आपको अच्छे तरीके से पता है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। वैसे तो आपने अच्छे खासे तरीके से इसको समझा भी होगा और किया भी होगा। ठीक है, आपकी जो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में हुई थी। इस लड़ाई में आपके अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो और मीर कासिम को संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, एज ऑफ सितंबर 2021 इंडिया ने जीते थे आपके मेडल्स पैरालंपिक्स गेम्स में। ठीक है, जिन्होंने आपकी सिंस द इंट्रोडक्शन इन 1960 सितंबर 2021 तक भारत ने 1960 में अपनी शुरुआत के बाद से पैरालंपिक खेलों में कितने कौन कौन से पदक जीते थे? गोल्ड के कितने, सिल्वर के कितने, ब्रोंज के कितने? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ किसने कितने कितने यहाँ पर आपके मेडल्स को जीता था। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं तो भी आपको इसको आंसर बताना है, ताकि आप लोगों को ये रहे कि आपने अगर गेस भी करा या आपने अप्रॉक्सली कहीं पढ़ा और देखा हो तो भी आपको बताना है। तो याद रखना आपके भारत ने 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 10 ब्रोंज को जीता था, यानी 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य को जीता था। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर D बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की बात चल रही है। देयर आर डैश स्टेशनरी टाउन इन द कंट्री। भारत की जनगणना हुई थी जब 2011 के अनुसार देश में कितने सांविधिक कस्बे हैं? ये आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। तो जब इन्होंने यहाँ पर सेंसस किया था, जनगणना की थी, तो इन्होंने बोला 4041 आपको यहाँ पर सांविधिक कस्बे देखने को मिलते हैं। 23 का इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। कुछ अप्रॉक्सली आपको आइडिया ना लग सके, कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, बट कोई बात नहीं, मैक्सिमम तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पढ़े हुए से ही आएंगे। इनमें से कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? वो अमंग द फॉलोइंग इज इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगी, स्पोर्ट्स वाली चीज़ों को तो जितना अच्छा हो सके पढ़ो। प्रीवियस से सॉल्व कराने के बाद हम आपके करंट अफेयर्स पे आएंगे। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर करा सकूँ, और 100% मैं जो आपको वही चीज़ें कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जिस तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको पहले इसलिए एनालाइज करा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एसएससी जीडी में कितने डीपली से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको बताने के लिए कौन बैडमिंटन प्लेयर है। सतीश कुमार, आशीष कुमार, बी साई प्रणीत या फिर विकास कृष्णनी। तो आप सभी को पता है बी साई प्रणीत ही आपके यहाँ पर कौन है, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। नाउ आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट्स ने आपके एंड तक बने रहे वीडियो के और यहाँ पर 25 क्वेश्चंस का रिस्पांस करा और आपका कितने स्कोर बने, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, जो भी इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, तो अब ऐसी बात है आपकी प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। ऐसे थोड़े आप आए वीडियो देखा और चले गए, अगर ऐसा ही करना है तो आप नहीं, लेकिन आपको एनालाइज भी ज़रूरत है, साथ ही आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। ठीक है,
साथ में आपकी स्पीड भी बनेगी। आपको पता है आपके एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए स्पीड अप भी बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन भी होते हैं, तो आपको स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, वीडियोस देख रहे हो उसको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करोगे तो आपका होगा। इसलिए देखो मैंने भी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस कराए हैं, ना कि टाइम वेस्ट नहीं किया, बीच में बातें नहीं करी, आपको टाइम भी दिया। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, अभी तक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ने का टाइम दिया है। क्वेश्चन है द स्कीम ऑफ मेगा फूड मार्क एम्स एट प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट lineage from farm to processing and then to consumer market through a network of collection center and primary processing center. In which of the following states did Narendra Modi Tomar virtually inaugurate mega food mark in November 2020? इन ओवरऑल अगर आप देखोगे आपका जो मेगा फूड मार्क है उसका उद्यापन कौन सी जगह कौन से राज्य में हुआ था, ये आपसे पूछा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर उड़ीसा। तो ये आप सभी जानते हैं, ये आपके पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपने मे बी बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा, पंजाब में मेगा फूड पार्क इसको इनॉग्रेट किया गया था नवंबर को 2020 में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आउट ऑफ 25 आप सभी का स्कोर कैसा रहा। ऐसे सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, सुबह आपको मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी खासी रही होगी, आपको मेरी चीज़ें समझ में आई होगी, मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने स्कोर भी अच्छा किया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ये बाकी की टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप नंबर है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट, कोई PDF एंड ऑल कोई भी चीज़ें हो तो यहाँ पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, सारी चीज़ें की अपडेट पा सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी और आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करेंगे तो आप सभी को चैनल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटी सी वीडियो, आशा करती हूँ हेल्पफुल रही होगी, ये कंटिन्यू रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।